बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स केयरिंग टिप्स विद उस्मान और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जो परिंदों के अंदर रानीखेत की बीमारी पैदा हो जाती है। रानीखेत की बीमारी एक बड़ी मशहूर बीमारी है जो परिंदों के लिए ख़ास होती है। इसके मुतल्लिक़ आज मेरी वीडियो है और आज हम इसके अंदर देखेंगे रानीखेत के मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात ए से लेकर जेड तक, यानी कि कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी कि रानीखेत के मुतल्लिक़ आपको उसकी मालूमात नहीं होगी। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे रानीखेत की तारीफ़ कि रानीखेत होती क्या है असल में। हमने सिर्फ नाम ही सुन रखा है। और बीमारी पैदा होने के असबाब क्या होते हैं, किस किस वजह से ये बीमारी पैदा होती है। और तीसरे नंबर पे जो वायरस इस बीमारी का सबब बनता है वो वायरस कौन सा है और आगे उसकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं और उन वायरस से किस किस नौइयत की ये रानीखेत बीमारी पैदा होती है और मर्ज़ जो है ये कैसे फैलता है, इसकी फैलने की वजूहात क्या हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि इस रानीखेत की मुख्तलिफ़ स्टेजेस कौन सी हैं। मतलब कि ये सिर्फ़ एक तरह से नहीं आती कि बीमारी आई और नुकसान किया और चली गई। इसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, किस किस नौइयत की स्टेजेस होती हैं और किस किस नौइयत की इसकी शिद्दत होती है, वो आज सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको इसके एहतियाती तदाबीर और इलाज के बारे में मुकम्मल बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना इंतहाई ज़रूरी है। तो बग़ैर टाइम ज़ाय किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये रानीखेत होती क्या है। ये परिंदों की वो मुतादी बीमारी होती है जिसमें परिंदों का निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम इन्हज़ाम और निज़ाम असाब बुरी तरह मुतासर हो जाता है और शरह अमवात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। वीडियो के अंदर मैं आपको रानीखेत के मुतल्लिक़ जो जो मालूमात देने जा रहा हूँ वो इंतहाई अहम मालूमात हैं। इस वीडियो को पूरा देखना इंतहाई ज़रूरी है। हमने ये सुना तो है कि परिंदों के अंदर रानीखेत की बीमारी आती है, नाम तो सुन रखा है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि इसकी अलामात कौन कौन सी हैं, इसकी शुरू वाली अलामात कौन सी हैं, बाद वाली अलामात कौन सी हैं। अगर बीमारी की शिद्दत हो तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अगर शुरू स्टेज हो तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि अभी बीमारी अभी-अभी। और फिर हम आखिर पर इसके इलाज के बारे में और हिफाजती इक़दामात के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल मालूमात हमारे पास होनी चाहिए। आपके पास चाहे एक परिंदा हो या आपके पास 100 परिंदे हैं या आपने 1000 परिंदे रखे हुए हैं, इस मालूमात को आपके पास होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये परिंदों की बीमारियां हैं और परिंदों में ये आती हैं। तो इसलिए आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके पास इसके मुतल्लिक़ ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मुकम्मल मालूमात होगी। मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं इंतहाई मेहनत के साथ और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो बहुत मेहनत के साथ मैंने इकट्ठी की है। इसलिए ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस बीमारी का सबब क्या है, बीमारी फैलती कैसे है। इस मर्ज़ का सबब एक वायरस है जो पैरामिक्सो नामी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। बीमारी पैदा करने के हवाले से इसकी 3 मज़ीद आगे इकसाम होती हैं इस वायरस की। इस वायरस की पहली किस्म जो है वो है वेलोजेनिक। रानीखेत की बीमारी पैदा करने वाले वायरस की सबसे पहली किस्म है, इसका नाम वेलोजेनिक है। वायरस की यह किस्म परिंदों में शदीद बीमारी और बहुत ज़्यादा अमवात का बाइस बनती है। और दूसरे नंबर पे इस वायरस की जो किस्म है वो है मेसोजेनिक और वायरस की यह किस्म परिंदों के असाबी निज़ाम को बुरी तरह मुतासर कर देती है। और नंबर 3 पे जो इसकी किस्म है वो है लेंटोजेनिक। वायरस की इस किस्म की वजह से परिंदों में निज़ाम तनफ़्फ़ुस की ख़राबी पैदा हो जाती है, ताहम इसकी वजह से जो रानीखेत की बीमारी आती है वो कदरे कम होती है, उससे यानी कि अमवात भी परिंदों की कम होती हैं। और इससे आगे हम बात कर लेते हैं कि ये मर्ज़ फैलता कैसे है, किन किन वजूहात की वजह से ये परिंदों के अंदर आता है। अगर ये देखा जाए कि ये बीमारी किन तरीक़ों से फैलती है, तो सबसे पहले बीमार परिंदों की सेहतमंद फ़लाक के अंदर आमद बीमारी को फैलाती है। यानी कि आपके बर्ड सेहतमंद है, कोई बीमार परिंदा आपके परिंदों के अंदर आया तो ये बीमारी फैल जाती है।
मर्ज़ की वजह से मरे हुए परिंदे और उनके अज़ा की वजह से भी ये बीमारी फैलती है। और इसके अलावा एक फार्म से दूसरे फार्म पर जाकर अंडे खरीदने वाले जो ताजर होते हैं, वो भी इस बीमारी को फैलाने का सबब बनते हैं। और इसके अलावा मुर्गियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले क्रेट और टोकरे वगैरह भी इस बीमारी को फैलाने का बायस बन सकते हैं। और मुतासरा फार्म पर इस्तेमाल होने वाले आलात और सामान भी इस बीमारी का सबब बनते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेंगे कि शिद्दत के हवाले से मर्ज़ की तकसीम, यानी कि ये रानीखेत की बीमारी अचानक से ज़्यादा नहीं आती, ये स्टेप बाय स्टेप आती है। तो हम देख लेते हैं, यानी कि इसकी शिद्दत से हमें पता चल जाएगा कि हमें कि बीमारी की नौयत क्या है, क्या ये बीमारी शुरू हुई है या काफ़ी दिन से शुरू हो चुकी है, हमें बाद में पता चला है। तो वो कौन-सी अलामात हैं जिनको देखने से हमें ये पता चल जाएगा कि अब बीमारी की कौन-सी स्टेज जो है वो चल रही है। शिद्दत के हवाले से एक तक़सीम हम उसकी बात करते हैं। इस बीमारी की शदीद हालत होती है। बीमारी की सबसे शदीद हालत वो अचानक नमूदार हो जाती है और जल्द फैल जाती है। अलामात के ज़ाहिर होने के बगैर ही शरह अमवात वो शुरू हो जाती है। परिंदे घबराए हुए और परेशान दिखाई देते हैं, तेज़ तेज़ साँस लेते हैं, सब्ज़ रंग के दस्त जिसमें अक्सर औक़ात खून भी आ जाता है, खांसी, आँखों और नाक से रतूबत, पानी की कमी और कलगी वगैरह का रंग नीला हो जाता है, गर्दन पीछे की तरफ मुड़ जाती है और अंडों की पैदावार में कमी आ जाती है। और इस बीमारी की वजह से 90% से ज़ायद अमवात वाक़या हो जाती हैं। उसके बाद इस बीमारी की दूसरी हालत होती है, इसके अंदर भी परिंदों की भूख में कमी आ जाती है और अंडों की पैदावार में भी कमी आ जाती है और परिंदे सब्ज़ और पीले रंग के दस्त करते हैं। जवान बच्चों में शरह अमवात 50% तक हो जाती है। और नंबर 3 पर इनकी तीसरी स्टेज है। इस बीमारी की अलामात ये होती हैं कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है और कभी कभार रात को परिंदे खांसी करना शुरू कर देते हैं। बड़े परिंदों में अमवात नहीं होती, ताहम चूज़ों में अमवात होने का ख़दशा होता है। परिंदे बीमारी की स्टेज पर सेहतयाब भी हो जाते हैं। और चौथे और आखिरी नंबर पर पाई जाने वाली बीमारी की शिद्दत गैर अलामती हालत कहलाती है, यानी कि इस बीमारी की अलामात ज़ाहिर नहीं होती। लेबॉरेटरी वगैरह में इसकी टेस्ट करवाने के बाद शिनाख्त की जा सकती है। और आखिर पर इसकी वैक्सीनेशन और एहतियाती इक़दामात के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा वायरस है जिसका ख़ास तौर पर बाकायदा इलाज अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुआ, लेकिन महफूज रखने के लिए अच्छी एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है या वैक्सीनेशन के ज़रिए भी परिंदों को इस बीमारी से महफूज रखा जा सकता है। तो वैक्सीनेशन के हवाले से जब चूज़ा आपके पास 1 दिन का हो तो उसको ND+IB के कतरे से उसकी वैक्सीनेशन करें और जब चूज़ा 10 दिन का हो जाए तो भी ND के कतरे वगैरह से उसको वैक्सीनेट करें। और जब आपका चूज़ा तकरीबन 22 दिन तक पहुंच जाए तो फिर कोई भी वैक्सीनेशन एंटी किलर आप लेके उसको आप इंजेक्शन के साथ वैक्सीनेशन करें, उसकी टीका लगाएं। एंडी यानी रानीखेत की वैक्सीनेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी वेटरनरी शॉप से आपको चले जाएं, वहाँ से आपको किसी भी अच्छी कंपनी की कोई भी वैक्सीनेशन आप ले सकते हैं और अपने आप परिंदों को कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करना चाहते, वैक्सीन से बचना चाहते हैं, तो इस हवाले से एक एंटीबायोटिक पाउडर होता है पावर अप के नाम से। इसका इस्तेमाल इंतहाई आसान है, वो आप पानी के अंदर डालकर रख दें, परिंदे उसको खुद ही पीते रहेंगे और तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे और रानीखेत की बीमारी से भी महफूज रहेंगे। तो आप अगर आपको भी वो पाउडर चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इस पाउडर के इस्तेमाल से आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और परिंदे हर किस्म की तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे। अगर आप भी ये इम्पोर्टेड फार्मूलेशन पावर अप पाउडर के नाम से जो है, अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं, अपने परिंदों के लिए लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल के ज़रिए अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर होम डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। आपके एड्रेस पर आपको ये पाउडर भिजवा दिया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।